क्या आप जानते हैं मुंबई की मरीन ड्राइव पर समुद्र के किनारे ऐसे पत्थर क्यों पड़े हुए हैं? ये पत्थर समुद्र के किनारे कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। क्या ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पर पड़े हुए हैं या फिर इन्हें कहीं से लाया गया था? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में मुंबई में सड़क निर्माण के चलते कुछ जगह से ये पत्थर हटाए गए। ऐसे में समुद्र की तेज लहरों के सीधे टकराने की वजह से कुछ बिल्डिंगों में कंपन देखने को मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई की मरीन ड्राइव पर ऐसे 6000 से भी ज्यादा पत्थर पड़े हुए हैं, जिनको टेट्रापोड कहा जाता है। इनके 4 पैर होते हैं। ये सभी पत्थर आपस में लॉक हो जाते हैं और समुद्र में आने वाली बड़ी बड़ी लहरों को भी रोक देते हैं। ये पत्थर सीमेंट से बने हुए हैं, जिनको 1950 में यहाँ लाया गया था। और ये पत्थर भारत से नहीं बल्कि फ्रांस से यहाँ लाए गए। क्या आप जानते हैं नदी और समुद्र में पानी के नीचे सुरंग कैसे बनाई जाती है? जिस जगह पर समुद्र और नदी में पुल नहीं बनाए जा सकते, वहाँ सुरंग खोदी जाती है। क्या नदी में सुरंग बनाने के लिए पानी को हटाना पड़ता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत भी सुरंग बनाने के मामले में आज किसी भी देश से पीछे नहीं है। यहाँ तक कि भारत में एशिया की सबसे लंबी जोजिला टनल भी मौजूद है। और तो और भारत में अब नदी और समुद्र के नीचे भी सुरंगें बन चुकी है। आखिर पानी के नीचे इनकी खुदाई कैसे की जाती है? तो दोस्तों, ये काम बहुत ही बड़ी बड़ी और भारी मशीनों की मदद से किया जाता है। इनसे महीनों का काम कुछ घंटों में ही हो जाता है। इन बोरिंग मशीनों का वजन 1700 टन तक होता है। पानी के नीचे ये मशीन जैसे जैसे खुदाई करती है, वैसे वैसे सीमेंट से बने रिंग जमीन में लगा दिए जाते हैं और सुरंग की सारी मिट्टी को बाहर निकाल लिया जाता है। क्या आप जानते हैं हर साल हजारों कंटेनर समुद्र में तूफान के चलते बड़े बड़े जहाजों से नीचे गिर जाते हैं। आखिर समुद्र में गिरे हुए इन कंटेनरों का क्या होता है और इन्हें कैसे ढूंढा जाता है? चलिए जानते हैं। जब भी दो देशों के बीच सामान का आयात या निर्यात होता है, तो जहाजों को हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में समुद्र में तूफान आने पर कई बार ये जहाज खाली ही दूसरी जगह पर पहुंचते हैं और ऐसे ही खराब मौसम की वजह से हर साल 15,000 से भी ज्यादा कंटेनर पानी में गिर जाते हैं। तो आखिर जहाज समुद्र में गिरे हुए कंटेनर को वापस क्यों नहीं उठाता? तो दोस्तों, एक बार कंटेनर जहाज से गिर जाए तो उसे वापस लोड नहीं किया जाता, क्योंकि एक कंटेनर की वजह से बाकी कंटेनर के गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। इनमें से बहुत से कंटेनर पानी में डूब जाते हैं, वहीं कुछ तो तैरते हुए किनारों पर पहुंच जाते हैं और इंसानों के हाथ लग जाते हैं। क्या आप जानते हैं चीन की नदियों में बिल्डिंग तैरती हुई दिखना आम बात है? और चीन में इस पेट्रोल पंप को बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर ही क्यों बनाया गया है? आखिर इस पेट्रोल पंप से गाड़ियां तेल कैसे भरवाती होगी? और तो और चीन में इतने बड़े बड़े हाईवे बने हुए हैं, जिसमें अगर आप खो गए तो आपको बाहर निकलने में पूरा दिन लग जाएगा। चलिए जानते हैं। दोस्तों, चीन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन अब चीन बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से 5 मंजिला बिल्डिंग को भी नदियों के रास्ते शिफ्ट कर देता है। वहीं चाइना में ऐसे ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जहां आपको दुनिया में सबसे ज्यादा घुमावदार रास्ते देखने को मिलेंगे। और तो और चाइना का चोंकिंग शहर पहाड़ी इलाके में बसा है, इसीलिए यहाँ पेट्रोल पंप भी इस तरह बनाए गए हैं कि ऊपर की सड़क और नीचे की सड़क दोनों पर चलने वाली गाड़ियां आसानी से पेट्रोल भरवा सके। क्या आप जानते हैं जब ट्रेनों को सीधा चलाया जा सकता है, तो जापान की मोनोरेल को उल्टा ही क्यों चलाया जाता है? और तो और जापान के लोगों को आखिर इस तरह ट्रेन में क्यों भरा जाता है? क्या जापान जैसे डेवलप देशों में सच में ट्रेनों की कमी है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जहाँ भारत की एक ट्रेन 100 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो जाती है, वहीं जापान की एक ट्रेन को बनाने में 40,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। लेकिन यहाँ सुबह के समय ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। कोई इंसान लेट ना हो, इसी वजह से बड़ी ही मुश्किल से दरवाजे को बंद किया जाता है। वहीं जापान में लटक कर चलने वाली मोनोरेल में ऊपर की तरफ पहिए लगे होते हैं, जो एक सिंगल ट्रैक से लटक कर चलती है। और एक नॉर्मल ट्रेन या मेट्रो के बजाय इसमें एक ही ट्रैक बनाना पड़ता है, जिसमें काफी कम खर्च आता है। इसीलिए यहाँ कम दूरी के लिए मोनोरेल का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं अगर उड़ते हुए एरोप्लेन में किसी महिला को बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसे किस देश की नागरिकता दी जाती है? एक प्लेन में बच्चे पैदा होने की घटना एक बार नहीं बल्कि कई बार देखने को मिली है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हवा में पैदा होने वाले बच्चे के लिए अलग अलग देश अलग अलग नियम का पालन करते हैं। अमेरिका जैसे देश का मानना है कि इसके देश में पैदा हुए सभी व्यक्ति अमेरिकी नागरिक हैं। इसीलिए हवाई जहाज में भी किसी महिला को बच्चा पैदा हो जाता है, तो एरोप्लेन जिस देश के ऊपर उड़ रहा होगा उसे वहीं की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ब्रिटेन जैसे देश इस नियम को नहीं मानते। इनके अनुसार प्लेन में पैदा हुए बच्चे को वहीं की नागरिकता मिलेगी जिस देश की नागरिकता उसके माता पिता के पास है। लेकिन अगर जन्म के समय प्लेन समुद्र के ऊपर उड़ रहा हो, तो जिस देश की एयरलाइंस होती है, बच्चे को भी वहीं की नागरिकता मिलती है। क्या आप जानते हैं आज से 50 साल पहले लंदन से ऑस्ट्रेलिया बस से भी जाया जा सकता था। और तो और ये बस भारत से होते हुए लंदन तक जाती थी। लेकिन ये बस इन देशों के बीच में पड़ने वाले समुद्र को कैसे पार करती थी? चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये बस सबसे पहले 1957 में भारत के कोलकाता शहर से लंदन के बीच में चलाई गई थी, जो 16,000 किलोमीटर का सफर तय करती थी, जिसका किराया महज 5 से 10,000 रूपए होता था। एक प्लेन से भारत से लंदन जाने में 9 घंटे का समय लग जाता है। वहीं इस बस से दूरी तय करने में 50 दिन का टाइम लग जाता था। लेकिन बाद में इस बस यात्रा को कोलकाता की जगह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक ले जाने का प्लान किया गया। लेकिन बीच में 6,000 किलोमीटर का समुद्री रास्ता पड़ता था, इसीलिए सिंगापुर से इस बस को जहाज में लोड करके सिडनी तक पहुंचाया जाता था। लेकिन 1970 में इस बस को पूरी तरह बंद कर दिया गया।